परछाई एपिसोड 103। अब आगे। समायरा गुस्से में सिद्धार्थ का कॉलर पकड़कर उससे कहती है, कौन था वो? सिद्धार्थ उसी स्माइल के साथ समायरा को देखने लगता है और कोई जवाब नहीं देता। समायरा सिद्धार्थ का कॉलर पकड़कर उसे हिलाते हुए फिर से कहती है, मैंने कुछ पूछा तुमसे? सिद्धार्थ को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था जैसे उसे समायरा के गुस्से से कोई फर्क पड़ रहा हो। वो समायरा से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी माँ रक्षा शक्तियों की तलाश में सिर्फ तुम्हारे बाप के पास गई थी? समायरा गुस्से में कहती है, जबान संभाल कर, वरना मैं। समायरा इतना ही कह पाई थी तभी सिद्धार्थ उसके हाथ से अपनी कॉलर छुड़ाते हुए कहता है, वरना क्या? मुझे मार दोगी? सिद्धार्थ अपनी घमंड भरी हंसी साथ आगे कहता है, तुम तो क्या, मुझे कोई भी नहीं मार सकता, ये तो जानती हो ना तुम। सिद्धार्थ की हर बात समायरा का गुस्सा बढ़ा रही थी। वो इस वक्त सिद्धार्थ के मुंह नहीं लगना चाहती थी, इसलिए समायरा सिद्धार्थ को इग्नोर करके वहां से चली जाती है। समायरा को जाते देख सिद्धार्थ की मुस्कान गुस्से में बदल जाती है। वो खुद से कहता है, ये तो नहीं मानने वाली, अब मुझे दूसरा ऑप्शन लेना पड़ेगा। ये कहकर सिद्धार्थ भी वहां से चला जाता है। सिद्धार्थ की बातों की वजह से समायरा का मूड खराब हो गया था। वो गुस्से में रोड पर अकेले ही चल रही थी। तभी समायरा को अपने पीछे से एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, एक्सक्यूज़ मी। वो आवाज़ सुनकर समायरा पीछे मुड़ती है। समायरा पीछे मुड़कर देखती है, एक लड़की उसकी ही तरफ आ रही है। वो लड़की समायरा के पास आती है और उसकी तरफ कागज़ का एक टुकड़ा बढ़ाते हुए कहती है, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये जगह कहाँ है? समायरा उस लड़की पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और वो कागज़ के टुकड़ा अपने हाथ में लेकर उसे देखने लगती है। तभी वो लड़की अपना दूसरा हाथ आगे करती है। उसने दूसरे हाथ पर मुट्ठी बांध रखी थी। वो लड़की समायरा के चेहरे के सामने अपनी मुट्ठी खोल देती है। उसके हाथ में सफ़ेद पाउडर जैसा कुछ था जिसे वो फूंक मारकर समायरा के चेहरे पर उड़ा देती है। ये सब उस लड़की ने इतनी जल्दी किया था कि समायरा कुछ समझ नहीं पाई थी। वो पाउडर जैसे ही समायरा के चेहरे पर पड़ता है उसकी नज़र कागज़ से हटकर उस लड़की पर जाती है। समायरा समझ जाती है कि उसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है। समायरा तुरंत फौरन में उस लड़की का गला पकड़ लेती है। समायरा के ऐसा करने पर वो लड़की डर जाती है और खुद को समायरा की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। समायरा की पकड़ उस लड़की पर इतनी स्ट्रांग थी कि वो लड़की खुद को उससे छुड़ा नहीं पाती और उसका दम घुटने लगता है। लेकिन कुछ ही देर में उस लड़की पर समायरा की पकड़ ढीली होने लगती है। समायरा का सर चकराने लगता है और कुछ ही पलों में वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर वो लड़की एक चैन की सांस लेती है। इधर राघव के घर में सुहानी, निशा और विवेक बैठे हुए थे। तीनों बिल्कुल शांत थे और उनके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। कुछ ही देर में राघव किचन से उनके लिए कॉफ़ी लेकर आता है। वो उन तीनों एक एक करके कॉफ़ी मग पकड़ाते हुए कहता है, तुम लोग ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, हम लोग हैं ना, हम सब संभाल लेंगे। राघव की बात पर वो तीनों कुछ भी रिएक्ट नहीं करते। वो उसी तरह परेशान बैठे रहते हैं। कुछ ही देर में युवराज वहां आ जाता है। युवराज के आते ही वो सभी उत्सुकता से उसकी तरफ देखने लगते हैं। युवराज वहां आकर सोफे पर बैठ जाता है। विवेक क्यूरियस होकर युवराज से कहता है, युवराज सर, प्लान क्या है? युवराज सीरियस होकर कहता है, कोई प्लान नहीं है। निशा, सुहानी, विवेक और राघव हैरानी से उसे देखने लगते हैं। युवराज उन्हें इस तरह से देखकर आगे कहता है, मैं तुम में से किसी को भी झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ लो कि कल किसी की जान भी जा सकती है या फिर हम सबकी भी जान जा सकती है। जो हम करने जा रहे हैं वो बहुत खतरनाक है और वो हमें रोकने के लिए अपना सब कुछ लगा देगी। युवराज की कही एक एक बात बिल्कुल सच थी। युवराज ये सब उन लोगों के सामने इसलिए भी कह रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो लोग इस काम में इन्वॉल्व हो। युवराज सुहानी, निशा और विवेक को आखिरी बार समझाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। युवराज की बात सुनकर वहां बैठे सभी के चेहरे पर डर साफ साफ दिखने लगता है। विवेक अपने चेहरे के डर को छुपाते हुए युवराज से कहता है, ये बात हम अच्छे से जानते हैं, आप बस ये बताएं कि कल करना क्या है। विवेक की बात खत्म होते ही निशा भी कहती है, हाँ युवराज सर, हमने सोच लिया है, अब हम पीछे नहीं हटने वाले, चाहे आगे जो भी हो। निशा की बात खत्म होते ही युवराज की नज़र सुहानी पर जाती है। सुहानी कुछ कहती तो नहीं लेकिन युवराज उसकी आंखें देखकर समझ जाता है कि वो भी अब पीछे हटने के मूड में नहीं है। पास बैठा राघव उन तीनों की हिम्मत देखकर हैरान जाता है। ये देखकर कि सभी उस काम को करने के लिए तैयार हैं, युवराज अपनी बात शुरू करता है।
वो कहता है, सुहानी के हिसाब से हमें कल शाम दिन ढलने के बाद वहां जाना होगा। तो प्लान बस इतना है कि पहले उस कलश को बाहर निकलेंगे और फिर सुहानी उस अखंड ज्योति से उसे जला देगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जैसे उस कलश को कोई भी हाथ लगाएगा, मृदुला को इस बात का पता चल जाएगा और वो अपनी अस्थियों को बचाने वहां आ जाएगी। राघव युवराज की बात को बीच में ही काटते हुए कहता है, तो इसका मतलब हमें उस साय को सुहानी तक पहुंचने से रोकना होगा ताकि सुहानी उन अस्थियों को जला सके। युवराज सीरियस होकर कहता है, हम। निशा युवराज से कहती है, लेकिन युवराज सर, हम ये करेंगे कैसे? युवराज जवाब देता है, तुम लोग ये नहीं कर सकते। तुम लोगों को सुहानी की मदद करनी होगी जिससे वो जल्द से जल्द उन अस्थियों को जला दे। युवराज का जवाब सुनकर विवेक कहता है, तो क्या उन अस्थियों को आग लगाने के बाद मृदुला हम पर अटैक नहीं करेगी? युवराज कहता है, नहीं। जैसे ही सुहानी अखंड ज्योति से उन अस्थियों पर आग लगा देगी तो मृदुला कुछ देर के लिए बहुत कमजोर हो जाएगी। युवराज की बात को समझकर निशा कहती है, इसका मतलब आपको मृदुला को सिर्फ तब तक रोककर रखना होगा जब तक सुहानी अस्थियों को जला ना दे। विवेक कुछ सोचते हुए युवराज की आंखों में देखकर कहता है, युवराज सर, क्या आप मृदुला को रोक पाएंगे? जो सवाल अभी अभी विवेक ने युवराज से किया था, वही सवाल वहां बैठे हर इंसान के दिमाग में चल रहा था, सिवाय सुहानी के। विवेक का सवाल सुनकर युवराज अपने मन में कहता है, मृदुला को तो शायद मैं रोक लूंगा, लेकिन मुझे डर किसी और का है। अगर उन अस्थियों को बचाने के लिए वो आ गई तो मैं उसे अकेले नहीं रोक पाऊंगा। रात को डिनर करने के बाद युवराज बालकनी पर खड़ा कुछ सोच रहा था। उसके दिमाग में कई सवाल चल रहे थे जिनके जवाब उसे अब तक नहीं मिले थे। कल को लेकर उसके मन में डर भी था, जो उसके चेहरे पर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। युवराज को एक सवाल बहुत परेशान कर रहा था। वो सवाल था कि कहीं उसने सुहानी की तरफ बढ़कर कोई गलती तो नहीं कर दी। सुहानी को खोने का डर उसे बार बार परेशान कर रहा था। युवराज इन्हीं सब ख्यालों में खोया हुआ था, तभी उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। युवराज उसे इग्नोर कर देता है। दरवाजे पर सुहानी खड़ी थी। वो जानती थी कि इस वक्त युवराज का मूड बहुत खराब है। उसने राघव के घर में ही युवराज का चेहरा पढ़ लिया था। सुहानी धीरे से दरवाज़ा खोलकर कमरे के अंदर आ जाती है। वो पूरे कमरे में अपनी नज़र दौड़ाती है, लेकिन उसे युवराज दिखता। तभी सुहानी की नज़र पर्दे के दूसरी तरफ बालकनी पर खड़े युवराज पर जाती है। युवराज भी अब तक समझ चुका था कि उसके कमरे में सुहानी आई है, क्योंकि उसके अलावा किसी और की इतनी हिम्मत नहीं थी कि युवराज की परमिशन के बिना उसके कमरे में आ सके। लेकिन युवराज पीछे मुड़कर सुहानी को नहीं देखता। सुहानी युवराज की तरफ बढ़ती है। सुहानी के पास आने पर भी युवराज उसकी तरफ नहीं देखता। वो बस सामने देख रहा होता है। युवराज का चेहरा तो बिल्कुल शांत था, लेकिन सुहानी को साफ समझ आ रहा था कि इस वक्त वो काफी परेशान है। सुहानी युवराज के पास जाकर उसके हाथ पर अपना हाथ डालते हुए उसके कंधे पर अपना सर टिका देती है। कुछ देर बाद युवराज सुहानी से कहता है, मैं चाहता हूँ तुम कल के बारे में एक बार और सोच लो। सुहानी युवराज के कंधे पर अपना सर रखे हुए कहती है, उसकी जरूरत नहीं है। युवराज अपना हाथ सुहानी से छुड़ाकर उसे अपनी बाहों में लेकर कहता है, तुम्हें डर क्यों नहीं लगता? सुहानी युवराज की बाहों में सिमटे हुए कहती है, डर क्यों लगेगा? मैं दुनिया की सबसे सेफ जगह पर हूँ। युवराज कहता है, अगर मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगा। सुहानी युवराज से अलग हो जाती है और उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहती है, युवराज सर, मेरी तरफ देखिए। युवराज सुहानी की आंखों में देखता है। सुहानी आगे कहती है, युवराज सर, मैं चाहती हूँ कि आप ये बात समझो कि मैं आपके लिए हंसते हुए अपनी जान दे सकती हूँ, लेकिन ये सब सिर्फ आपके बारे में नहीं है। युवराज कहता है, क्या मतलब? सुहानी एक गहरी सांस लेकर कहती है, मेरा मतलब मैं ये सब आपको बचाने के लिए कर रही हूँ, लेकिन ये करने का सिर्फ यही एक रीज़न नहीं है। इस काम के लिए हमें चुना गया है और इसकी ज़रूर कोई वजह है। सुहानी आगे कहती है, उस साय के खत्म होने पर सिर्फ आप आज़ाद नहीं होंगे, बल्कि ये पूरा शहर आज़ाद हो जाएगा। फिर कोई यहाँ डर में नहीं जिएगा। तो ये बात आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि हम सब सिर्फ आपकी वजह से अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। सुहानी ये सब युवराज को अच्छा फील कराने के लिए कह रही थी। युवराज सुहानी की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम इतनी समझदार कब से हो गई? सुहानी कहती है, समझदार तो मैं हमेशा से थी, बस आपने नोटिस अभी किया। युवराज हल्की मुस्कान के साथ कहता है, अच्छा। सुहानी कहती है, और क्या? युवराज सुहानी के चेहरे को अपने हाथों में लेकर बड़े प्यार से कहता है, आई लव यू।
सुहानी भी युवराज के दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहती है, आई लव यू टू। सुहानी के लिए कहते ही युवराज की आंखों में चमक आ जाती है और वो कहता है, आई लव यू टू। लेकिन तुमने तो कहा था कि जब तक मैं तुम्हें 365 आई लव यू नहीं कहूंगा तब तक जवाब नहीं दोगी। सुहानी युवराज का हाथ अपने चेहरे से हटाते हुए शिकायत भरे लहजे में कहती है, हम कहा तो था, लेकिन आपके लक्षण देखकर मुझे लगा नहीं कि आप ऐसा कुछ करने वाले हो, इसलिए मैंने ही सेक्रीफाइस कर लिया। सुहानी की बात सुनकर फाइनली युवराज के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो सुहानी को फिर से हक कर लेता है। अगले दिन शाम के वक्त युवराज, सुहानी, निशा, विवेक और राघव उसी जगह खड़े थे जहां वो दूसरा कलश था। दिन ढल गया था और चारों तरफ अंधेरा फैलने लगा था। वहां उन पांचों के अलावा और कोई भी नहीं था। वहां सिर्फ पत्तों की सरसराहट की आवाज आ रही थी। सभी के चेहरे पर टेंशन साफ दिख रहा था। सुहानी को उस कलश के पास होने पर वही घबराहट फिर से होने लगी थी। उसने कसकर युवराज का हाथ पकड़ा हुआ था। युवराज का चेहरा इस वक्त बिल्कुल सीरियस था। विवेक युवराज से कहता है, युवराज सर, क्या आप किसी का इंतजार कर रहे हैं? युवराज कहता है, नहीं। विवेक कहता है, तो फिर हम अपना काम शुरू क्यों नहीं कर रहे हैं? युवराज विवेक के सवाल का कोई जवाब नहीं देता। वो सच में किसी का इंतजार कर रहा था। युवराज से कोई जवाब न पाकर सुहानी कहती है, युवराज सर, अब हम और देर नहीं कर सकते। सुहानी के ऐसा कहते ही युवराज फिक्र भरी नजरों से उसे देखने लगता है। सुहानी अपना डर छुपाते हुए युवराज से कहती है, आप टेंशन मत लो, सब सही होगा। युवराज कुछ नहीं कहता, बस हमें अपना सर हिला देता है। सुहानी युवराज का हाथ थामे हुए धीरे धीरे उस तरफ आगे बढ़ती है जहां मृदुला की अस्थियां दफन थी। कुछ ही देर बाद सुहानी वहां पहुंच जाती है और युवराज का हाथ छोड़कर वहां घुटनों के बल बैठ जाती है। सुहानी फिर से उस जगह पर अपना हाथ रखती है, लेकिन आज उसे न कुछ महसूस होता और न ही कुछ दिखाई देता है। उसे बस ये महसूस हो रहा था कि वहां मृदुला की अस्थियां हैं। सुहानी चौंक जाती है और युवराज को देखते हुए कहती है, युवराज सर, आज मुझे यहाँ कुछ महसूस नहीं हो रहा है। सुहानी की बात सुनकर युवराज थोड़ी ही दूर खड़े राघव, विवेक और निशा की तरफ देखता है। वो तीनों भी उसी जगह पर आ जाते हैं। विवेक और राघव ने अपने साथ गड्ढे खोदने के कुछ सामान रखा हुआ था। वो तीनों बिना एक पल गंवाए उस जगह को खोदने लगते हैं। कुछ देर तक खुदाई करने के बाद युवराज कहता है, रुको। युवराज के कहते ही राघव और विवेक गड्ढा खोदना बंद कर देते हैं। राघव कहते हैं, क्या वो मिल गया? युवराज बिना कुछ कहे हाँ में अपना सर हिला देता है। युवराज का इशारा मिलते ही वहां खड़े सभी लोग समझ जाते हैं कि उसे कलश मिल गया है। अब डर से सभी का गला सूखने लगा था और उनके दिल की धड़कन पूरे रफ्तार पर थी। युवराज उस गड्ढे पर हाथ डालकर उस कलश को बाहर निकालता है। जैसे ही वो कलश बाहर आता है, युवराज अचानक से अपनी जगह पर रुक जाता है। वहां किसी के गुस्से में गुर्राने की आवाज आ रही थी। वो आवाज सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। युवराज पीछे मुड़कर देखता है, वो साया युवराज के सामने था। एपिसोड 104। आगे युवराज जमीन के अंदर से उस कलश को बाहर निकालता है। उस कलश के बाहर आते ही सभी की नजर उस पर रुक जाती है। अब तक डर से निशा, विवेक और सुहानी की हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत बांधे हुए वहां खड़े थे। जब राघव उस कलश को देखता है तो उसे वो पहला कलश और महेश सक्सेना की मौत याद आ जाती है। डर से उसका भी गला सूखने लगता है। अब दिन ढल चुका था और चारों तरफ अंधेरा फैल गया था। उस जंगल के बीच सिर्फ वो 5 लोग खड़े थे और सभी के हाथों में अपना अपना मोबाइल फोन था, जिसकी रोशनी से वो आसपास की चीजों को देख पा रहे थे। उस घने अंधेरे में मोबाइल के फ्लैशलाइट्स जुगनुओं की तरह लग रहे थे। युवराज उस कलश को संभाल कर जमीन पर रख देता है। उस कलश को जमीन पर रखते ही युवराज अपनी जगह पर रुक जाता है। उसे उस जंगल में उन 5 लोगों के अलावा किसी और के भी होने का एहसास हो जाता है। युवराज पीछे पलटकर देखता है। अब वो साया ठीक उसके सामने था। उस साये को वहां देखने के बाद हर किसी की आंखों में उसके लिए खौफ दिखने लगता है, सिवाय युवराज के। वो बस उसे गुस्से से देखता रहता है। उस साये से एक औरत की गुर्राती हुई भयानक आवाज आती है, बंद करो ये सब। ये आवाज इतनी भयानक थी कि इससे वहां खड़े सभी लोगों के मन में उस साये का दहशत भर जाता है। उस साये से फिर से वही आवाज आती है, युवराज, तुमने आज बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। युवराज उस साये की बात का कोई जवाब नहीं देता। वो अपना दाहिना हाथ पीछे करके बाकी लोगों को एक इशारा कर देता है। युवराज के इशारा करते ही विवेक और राघव उस कलश की तरफ बढ़ जाते हैं।
उन दोनों के कलश की तरफ बढ़ते ही वो साया उनकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन कुछ इंच आगे बढ़ने के बाद वो आगे नहीं बढ़ पाता। युवराज की आंखों की पुतलियां अब लाल हो चुकी थी और उसने उस साए को उसकी जगह पर जमा दिया था। आज युवराज ने उस पर अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से वो साया अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। उस साए से बार बार भयानक आवाजें आ रही थी, जो युवराज से ये सब रोकने के लिए कह रही थी, लेकिन युवराज अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिलते हुए उसे रोककर रखता है। दूसरी तरफ विवेक और राघव मिलकर जमीन पर एक लाल कपड़ा बिछा देते हैं और मृदुला की अस्थियों को निकालकर उस कपड़े के ऊपर रखने लगते हैं। निशा और सुहानी वहीं खड़े होकर उन्हें अपने मोबाइल से रोशनी दिखा रहे थे और सुहानी साथ में उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। विवेक और राघव सुहानी के सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे थे। कुछ ही देर में वो लोग अस्थियों को उस लाल कपड़े के ऊपर फैला देते हैं। ये काम पूरा होते ही निशा और सुहानी भी उन अस्थियों के पास अपने घुटने के बल बैठ जाती हैं। एक तरफ युवराज ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस साए को रोक कर रखा था और दूसरी तरफ निशा, सुहानी, विवेक और राघव उन अस्थियों को घेरकर बैठे हुए थे। सुहानी एक नज़र युवराज की तरफ देखती है और फिर से अस्थियों पर ध्यान देने लगती है। सुहानी विवेक से कहती है, विवेक, अखंड ज्योति कहाँ है? विवेक अपने जैकेट के पॉकेट से युवराज का दिया हुआ एक छोटा सा ट्यूब निकलता है। वो लगभग 3 इंच का कांच से बना ट्रांसपेरेंट ट्यूब था, जिसके अंदर एक छोटी सी ज्योति जल रही थी। विवेक उसे सुहानी की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, सुहानी, ध्यान से, इसके बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सुहानी हाँ में अपना सर हिलाते हुए उस ट्यूब को विवेक से ले लेती है और उसे बड़े गौर से देखने लगती है। उस वक्त उन सब का फोन जमीन पर रखा हुआ था, जिसके कारण आसपास कुछ रोशनी फैली हुई थी। निशा सुहानी के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, सुहानी, जल्दी करो। निशा की बात सुनकर सुहानी उस ट्यूब को जैसे खोलने वाली होती है, वो ट्यूब टूट जाता है और ज्योति गायब हो जाती है। उसके टूटते ही वहां बैठे हर शख्स की सांसें रुक जाती है और युवराज के कान तक ये आवाज पहुंच जाती है। उस ट्यूब के टूटते ही सभी हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे, सिवाय युवराज के। युवराज बिना किसी भाव के अपनी जगह खड़ा था। अभी भी उसने उस साए को रोककर रखा था, लेकिन अब उस साए से गुस्से भरी आवाजें आनी बंद हो चुकी थी। चारों तरफ फिर से सन्नाटा छा गया था। युवराज अब तक समझ गया था कि जिस बात का उसे डर था, वो अब हो गया है। वो अपनी जगह बिल्कुल फोकस के साथ खड़ा था और वहां किसी और की मौजूदगी का एहसास कर रहा था। जंगल के उस सन्नाटे को चीरती हुई उस साए से एक आवाज आती है, मैंने कहा था ना, बंद करो ये सब, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। जैसे ही उस साए की बात खत्म होती है, युवराज को उसकी कलाई के उस निशान पर असहनीय दर्द होने लगता है। ये दर्द होते ही युवराज चीखते हुए जमीन पर अपने घुटने के बल बैठ जाता है। जैसे ही युवराज का ध्यान उस साए से हटता है, वो साया आजाद हो जाता है। युवराज की ये हालात देखकर सुहानी अपनी जगह से उठकर उसकी तरफ जाने लगती है। तभी राघव सुहानी को कसकर पकड़ लेता है। उसे युवराज ने पहले ही बोल रखा था कि अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो राघव सबसे पहले उन तीनों को बचाने की कोशिश करेगा। युवराज जमीन पर घुटने के बल अपना हाथ पकड़कर बैठा था, उसकी नजरें जमीन पर थी। आज तक उसे उस निशान पर जितना भी दर्द हुआ था, ये दर्द उनसे कहीं ज्यादा था। तभी युवराज को अपने सामने से एक औरत की आवाज सुनाई देती है। वो औरत गुस्से में कहती है, युवराज, आजकल तुम मुझे कुछ ज्यादा ही परेशान करने लगे हो। ये आवाज सुनकर युवराज अपना सर उठाकर सामने देखता है। अपने सामने देखकर वो गुस्से से कहता है, तुम। युवराज के सामने इस वक्त वही औरत खड़ी थी जिसने मृदुला को जागृत किया था और उसे युवराज के साथ बांधकर युवराज को श्रापित किया था। युवराज को उसी के आने का डर था। वो जानता था कि वो मृदुला और उस औरत को एक साथ नहीं रोक पाएगा। युवराज अंधेरे में भी साफ साफ देख सकता था, लेकिन इस बार भी उसे उस औरत का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो औरत युवराज से कहती है, सालों बाद आज तुमसे मुलाकात हो रही है। जब पहली बार मिली थी तब तुम एक सीधे सादे डरपोक बच्चे थे, लेकिन लगता है अब तुम पर लगाम लगाने का वक्त आ गया है। उस औरत के ये कहते ही युवराज को फिर से वही दर्द होने लगता है और इस बार वो जमीन पर गिर जाता है। दूसरी तरफ वो साया आजाद होते ही उन अस्थियों की तरफ बढ़ने लगता है। उस साए को अपनी तरफ आता देख डर से सभी के हाथ पैर फूलने लगते हैं। राघव तुरंत अपने जेब में रखा वो पत्थर निकालकर सुहानी के हाथ में थमा देता है। ये करते ही वो साया तेजी से राघव की तरफ बढ़ता है और उसके शरीर को छूता हुआ आगे निकल जाता है।
उस साए के छूते ही राघव पूरे फोर्स के साथ अपनी जगह से कई फीट दूर हवा में उड़ते हुए चला जाता है और एक पेड़ से टकराकर नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। राघव के साथ ऐसा होता देख खौफ से सुहानी, निशा और विवेक की आंखें बड़ी हो जाती है। ये देखकर निशा उन दोनों से कहती है, हमें इन अस्थियों को मृदुला से बचाना होगा, अगर वो इसे अपने साथ ले गई तो उसे रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा। निशा की बात सुनकर विवेक कहता है, लेकिन हम मृदुला को नहीं रोक सकते, हम कैसे इन अस्थियों को बचाएंगे? निशा कहती है, हमारे पास ये रुद्राक्ष है और सुहानी के पास वो पत्थर। मृदुला हमें नहीं छू सकती, हमें इन अस्थियों को घेर कर बैठना होगा। विवेक को निशा की बात सही लगती है। सुहानी युवराज की तरफ देखकर रोते हुए कहती है, लेकिन युवराज सर, वो उन्हें। सुहानी इतना ही कह पाती है, तभी विवेक उसे बीच में टोकते हुए कहता है, वो उन्हें नहीं मारेगी, ये बात तुम भी जानती हो। हमें युवराज सर के लिए इन अस्थियों को मृदुला से बचाना होगा। विवेक के ये कहते ही वो साया फिर से वहां आ जाता है। उसे पास आते देख विवेक, निशा और सुहानी एक दूसरे का हाथ पकड़कर उन अस्थियों को सब तरफ से घेर लेते हैं। वो साया अपनी पूरी ताकत से उन तीनों की तरफ बढ़ता है, लेकिन उनसे 1 फीट दूर पहुंचते ही आगे नहीं बढ़ पाता। सुहानी और उसके दोस्तों को जमीन पर पड़े मोबाइल के उन फ्लैश लाइट से ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। डर से उन तीनों के हाथ कांप रहे थे। सुहानी को इस वक्त युवराज के लिए बहुत डर लग रहा था। वो साया बार बार उन अस्थियों तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार वो सुहानी, निशा और विवेक से 1 फीट की दूरी पर आकर रुक जाता है। उन अस्थियों तक पहुंचने की उसकी हर कोशिश नाकाम होने लगती है। तभी उस साए से जोर से चीखने की आवाज़ आने लगती है। ये बिल्कुल वैसी ही आवाज़ थी जो कुछ समय पहले अर्नव को मौत की कगार पर ले आई थी। वो आवाज़ इतनी भयानक थी कि उसे सुनते ही सुहानी, निशा और विवेक एक दूसरे का हाथ छोड़कर अपने कान अपने हाथों से बंद कर लेते हैं। ऐसा करते ही सुहानी के हाथ से वो पत्थर भी छूट जाता है जिसने अभी तक उसे बचाए रखा था। समय के साथ वो आवाज़ें और भी तेज होने लगती है और कुछ ही पलों में विवेक के कान से खून निकलने लगता है। विवेक अपना कान बंद करके उस आवाज़ से दूर भागने की कोशिश करने लगता है। जैसे ही विवेक पीछे मुड़ता है, उसके ठीक सामने वो साया होता है। ये देखते ही डर से विवेक की चीख निकल जाती है और वो उस साए से दूर भागने की कोशिश करने लगता है। बार बार विवेक के सामने वो साया आ जाता है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो कहाँ जाए। विवेक अपनी आंखें बंद करके एक जगह पर खड़ा हो जाता है। तभी उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। विवेक जब उस आवाज़ पर ध्यान देता है तो वो पेड़ के गिरने की आवाज़ होती है। उस आवाज़ को पहचानते ही विवेक ऊपर की तरफ देखता है तो उसे दिखाई देता है कि एक बड़ा सा पेड़ उसके ऊपर गिर रहा है। ये देखते ही विवेक वहां से भागने लगता है, लेकिन उसके भागने से पहले वो पेड़ उस पर गिर जाता है और विवेक का पैर उसमें फंस जाता है। निशा और सुहानी अभी भी उन अस्थियों के पास थे। अब वो आवाज़ें बंद हो चुकी थी। वो साया अब निशा के एकदम सामने आ जाता है जिसे देखकर निशा चीखने लगती है। ये देखकर सुहानी डरते हुए उससे कहती है, निशा, तू डर मत, वो तुझे कुछ नहीं कर सकती, इसलिए डरा रही है। सुहानी की बात सुनकर निशा वहीं खड़े अपनी आंखें बंद कर लेती है। निशा के आंखें बंद करते ही वो साया सुहानी की तरफ बढ़ता है और उससे एक औरत की भयानक आवाज़ आती है, तुमने सच कहा, मैं उसे कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हें तो मार सकती हूँ। ये कहते हुए वो साया सुहानी की तरफ बढ़ने लगता है। सुहानी अब भी उन अस्थियों के पास उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश में लगी थी। जैसे ही वो साया सुहानी की तरफ बढ़ता है उस औरत की आवाज़ आती है, नहीं, तुम उसे नहीं मारोगी, वो मेरा शिकार है। ये कहकर वो सुहानी की तरफ बढ़ने लगती है। वो औरत अब तक युवराज को टॉर्चर कर रही थी और अब युवराज की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो तेजी से सुहानी की तरफ बढ़ने लगती है। आगे बढ़ते हुए अचानक से उसके हाथ में एक तलवार आ जाता है। युवराज को अब तक ये पता चल गया था कि अब शायद उन अस्थियों को बचा पाना मुमकिन नहीं है, लेकिन वो सुहानी को कुछ होने नहीं दे सकता है। सुहानी अब भी अस्थियों के पास ही बैठी थी। उसने सोच लिया था कि उसके रहते वो किसी को भी उन्हें हाथ लगाने नहीं देगी। उस औरत को गुस्से में अपनी तरफ आते देख सुहानी को एहसास हो गया था कि आज वो नहीं बचने वाली। उस औरत को सुहानी के पास जाते देख युवराज अपनी पूरी ताकत लगाकर उठता है और तेजी से सुहानी की तरफ बढ़ने लगता है। वो औरत सुहानी के पास पहुंचकर वो तलवार उठाती है और सुहानी की गर्दन पर निशाना लगाकर चला देती है। ये देखकर निशा की चीख निकल जाती है और सुहानी डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। अगले ही पल सुहानी को 2 धातुओं के टकराने की आवाज़ अपने कान के बिल्कुल करीब सुनाई देती है। ये आवाज़ सुनकर उसे लगता है
जैसे युवराज ने आज फिर से उसे बचा लिया। सुहानी झट से अपनी आंखें खोलती है। आंखें खोलकर सुहानी देखती है कि युवराज खून से लथपथ उसके ठीक सामने खड़ा है और उसकी नज़र सुहानी के सर के ऊपर है। इसके बाद सुहानी अपने बाईं तरफ देखती है तो उसे अपनी गर्दन के पास एक बड़ा सा तलवार दिखता है जिसे एक छोटी सी कटार ने रोक रखा था। सुहानी देखती है कि वो तलवार उस औरत के हाथ में था और उस कटार को पकड़े हुए सुहानी के पीछे समायरा खड़ी थी। सुहानी ये देखकर हैरान थी और युवराज शांत। वो औरत गुस्से में समायरा को घूरकर गुर्राते हुए कहती है, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। समायरा कहती है, मुझे कब कहाँ होना चाहिए ये मैं डिसाइड करती हूँ। वो औरत कहती है, तुम मुझसे नहीं जीत सकती। समायरा जवाब देती है, मेरी माँ कहती थी कि मेरे अंदर बहुत शक्तियाँ हैं, लेकिन मुझे कभी इन्हें टेस्ट करने का मौका नहीं मिला। वो क्या है ना स्ट्रांग कॉम्पिटिटर नहीं थे तो सोचा आज टेस्ट कर लूँ। ये कहकर समायरा अपनी छोटी सी कटार से उस तलवार को पीछे धकेल देती है। समायरा के ऐसा करते ही वो औरत कुछ कदम पीछे हो जाती है। अगले ही पल वो औरत अपनी मुट्ठी बांधकर अपने चेहरे के सामने ले आती है और आंखें बंद करके कोई मंत्र पढ़ने लगती है। ये देखते ही युवराज समझ जाता है कि अगर उस औरत ने अपना मंत्र पूरा कर लिया तो समायरा को कोई नहीं बचा पाएगा। वो तुरंत आगे बढ़ता है और उस औरत की गर्दन पकड़कर उसे कई कदम पीछे ले जाता है। युवराज के ऐसा करते ही उस औरत का ध्यान टूट जाता है और दूसरी तरफ वो साया समायरा की तरफ बढ़ने लगता है। युवराज उस औरत को अपनी पकड़ में लिए हुए उस साये को भी उसी जगह पर रोक लेता है। युवराज के ऐसा करते ही वो औरत एक झटके में युवराज को खुद से दूर फेंक देती है। लेकिन तभी समायरा अपना हाथ सुहानी की तरफ बढ़ाती है। समायरा के ऐसा करते ही उसके हाथ से आग की लपटें निकलने लगती है जो सुहानी की तरफ बढ़ती है। वो आग की लपटें सुहानी की हथेली के चारों ओर घूमकर उसे बिना जलाए उन अस्थियों तक पहुंच जाती है और उन अस्थियों में आग लग जाती है। आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में। प्लीज़ कमेंट करें।